नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा आपका उसी ऊर्जा के साथ आपके अपने YouTube चैनल PSE क्लासेस पर फिर से स्वागत करता हूं। प्रिपरेशन ऑफ सरकारी एग्जाम, क्लिक ऑन PSE क्लासेस, चूज योर फ्यूचर। तो अब तक के सेशन में हमने फिजिक्स की सीरीज में देखा कि यूनिट एंड मेजरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा मोशन। तो मोशन के अंतर्गत हम आज देखेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जो हमारी सरल रेखा में जो गति है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोशन इन वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर में गति, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग अपना जो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे दूरी के बारे में पढ़ेंगे, दूरी के बाद विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चाल पढ़ेंगे, चाल के बाद वेग पढ़ेंगे, वेग के बाद हम लोग त्वरण पढ़ेंगे, त्वरण के बाद गति के समीकरण पढ़ेंगे। इसी प्रकार जब हम लोग ऊर्ध्वाधर गति के बारे में पढ़ेंगे, मोशन इन वर्टिकल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग गति के समीकरण और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है गति का जो सेशन है मोशन, वो हमारा गति का चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मोशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मोशन। तो मोशन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मोशन, जो कि हमारा अगर हम चैप्टर फिजिक्स में चैप्टर के माध्यम से देखें तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा वो था यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हमने समाप्त कर लिया है। और दूसरा है हमारा मोशन। तो मोशन, इसको हम लोग गति पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको दो भागों में पढ़ना होगा। एक तो पढ़ना होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन और दूसरा पढ़ना होगा मोशन इन वर्टिकल, मतलब सरल रेखा में गति और ऊर्ध्वाधर रेखा में गति। आपको इसको दो भागों में विभाजित करके पढ़ना होगा। तो पहला हमको पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हम अपना पहला पॉइंट डालते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में, इसका हिंदी है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। देखिए, मैंने अभी बताया कि सरल रेखा में जो हमारी गति है इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, सबसे पहले दूरी पढ़ना है, उसके बाद हमको विस्थापन पढ़ना है, उसके बाद चाल पढ़ना है, उसके बाद वेग पढ़ना है, फिर त्वरण पढ़ना है, गति के समीकरण पढ़ना है। इसके बारे में जैसे हम चाल के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट को पढ़ते चलेंगे, दूरी के बारे में पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट पे पढ़ते चलेंगे। हम यहाँ पे लिखवाएंगे, उसके बाद में जस्ट उसके तुरंत हम आपको एक एक चीज एक्सप्लेनेशन करने के साथ साथ आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है दूरी, दूरी के बाद हमको पढ़ना है विस्थापन, विस्थापन के बाद हमको पढ़ना है विस्थापन के बाद हमको पढ़ना है चाल, चाल के बाद हमको पढ़ना है वेग, वेग के बाद हमको पढ़ना है त्वरण, त्वरण पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है गति के समीकरण, गति के समीकरण। इतना हमको आज के टॉपिक में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है। तो हम पहला उठाएंगे दूरी। दूरी क्या होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। दूरी के बाद पढ़ेंगे विस्थापन, ऐसे ऐसे करके हमको गति के समीकरण तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है। तो हमारा जो पहला पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट, पहला और नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा टॉपिक में दूरी। दूरी के बारे में हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे कि दूरी होता क्या है। दूरी से तो आप ही वाकिफ होंगे, दूरी क्या होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि दूरी क्या है। तो जो हमारा पहला और फर्स्ट है वो है हमारा दूरी। दूरी, दूरी को लिखते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस। डिस्टेंस, किसी पथ के वास्तविक लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे कोई भी पथ है वो हमारी दूरी में मेजरमेंट होगी। जैसे कि किसी पथ का जो वास्तविक लंबाई है, किसी पथ का, जैसे कोई भी पथ है उसकी, जैसे यही एक पथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो वास्तविक लंबाई है ये उसकी दूरी कहलाएगी। तो आइए इसके बारे में लिख लेते हैं। तो किसी पथ के वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी, किसी पथ के वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं।
कोई भी पथ हो उसका जो वास्तविक लंबाई होगा वो उसकी दूरी कहलाएगी। इसी में कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको भी साथ में देखते चलेंगे। दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको भी पता होगा। दूरी को हम डी से डिनोट करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम। ऐसे ही पॉइंट करके हम लोग दूरी के बारे में ऐसे ही पॉइंट करके हम लोग लिखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। दूरी को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दूरी जो है वो हमारी एक अदिश राशि है। अदिश राशि के बारे में हमने आपको बताया था कि एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका हमें परिमाण तो पता है लेकिन उसका दिशा नहीं पता है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो दूरी जो है वो हमारी एक अदिश राशि है। इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। दूरी अदिश राशि होती है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, देखिए दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक होती है। दूरी कभी भी न तो ऋणात्मक होगी और न तो कभी शून्य हो सकती है। दूरी जो होता है वो हमेशा और हमेशा धनात्मक होता है। और ये पॉइंट जो हम दिखाने जा रहे हैं, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है और कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दूरी मतलब डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होती है। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है दूरी की मात्रक। दूरी का अगर हम मात्रक की बात करें तो वैसे मात्रक तो 15 है। दूरी की अगर हम इससे मात्रक की बात करें तो दूरी के मात्रक तो वैसे कम से कम 10 और 15 की संख्या में होंगे, लेकिन हम एक छोटे फॉर्म में लिखेंगे कि दूरी का मात्रक मीटर होता है। कि इसके और अन्य मात्रकों को भी हम लोग देख लेंगे। तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो इसके मीटर के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो हम लोगों ने देखा दूरी के बारे में कि किसी पथ के वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी पथ के वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद दूरी एक अदिश राशि है। यह सदिश नहीं है, एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण तो पता होता है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो इतना है, लेकिन किस डायरेक्शन में ये नहीं बताया जा सकता, इसलिए इसको अदिश राशि में रखते हैं। उसके बाद दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, न तो कभी निगेटिव होगी, न तो ये कभी जीरो होगी। उसके बाद दूरी का मात्रक मीटर होता है। जैसे अगर हम दूरी के बारे में आपको समझाना चाहें तो अभी हम आपको जब विस्थापन पढ़ा देंगे, दूरी के बाद जब हम विस्थापन पढ़ा देंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। थोड़ा सा इंतजार करिए। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा जो दूरी के जो अन्य मात्रक हैं मीटर के अलावा, हम उसको भी देख लेते हैं। वो आपसे पूछा जाता है डेटा के रूप में, जैसे कि 1 फर्मी बराबर कितना हुआ, 1 पारसेक बराबर कितना हुआ। तो ये आपसे डेटा के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए दूरी के अन्य मात्रक को भी पढ़ लेते हैं। मीटर के साथ साथ दूरी के अन्य मात्रक भी पढ़ लेते हैं। दूरी के अंतर्गत हम लोग इसको भी देख लेते हैं। दूरी के अन्य मात्रक, पहला जैसे फर्मी, पहला है ये फर्मी। फर्मी जो है वो दूरी की सबसे छोटी मात्रक है और एक फर्मी बराबर 10 टू पावर -15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर 10 टू पावर -15 मीटर होता है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा 1 पिकोमीटर।
तो 1 पिकोमीटर बराबर 1 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। इसी प्रकार तीसरा देख लेते हैं एंगस्ट्राम। अभी भी मैंने आपको बताया भी कि 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको भी देख लेते हैं। 1 एंगस्ट्राम, तो 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 1 एंगस्ट्राम, जिसको हम a पे पावर 0 से दर्शाते हैं। तो 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। चौथा देख लेते हैं। चौथा है हमारा नैनोमीटर। नैनो मोटर नहीं यार, नैनोमीटर। इसको आप लोग मोटर मत समझ लीजिएगा, नैनो मोटर, ये नैनोमीटर लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देख लेते हैं। पांचवा माइक्रोन। इसका जो अन्य मात्रक है वो माइक्रोन है। तो माइक्रोन में कभी कभी देखिए, ये डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे माइक्रोन के बारे में पूछ लिया जाता है, आपसे नैनोमीटर के बारे में पूछ लिया जाता है। जितने भी डेटा आपका दूरी के मात्रक के रूप में लिखा रहे हैं वो सब शुरू के वो सब इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको टिक भी लगाते चलेंगे। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद माइक्रोन की मैं बात करूं तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन को इससे डिनोट करते हैं। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो इसके बाद हम जो है उसको ऊपर की ओर लिख लेते हैं। तो यहाँ तक का आपका तो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। दूरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारा फर्मी है। जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारा फर्मी है, और 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻50 मीटर होता है। तो अभी हम और भी इसके अन्य मात्रक देख लेते हैं, अन्य यूनिट्स देख लेते हैं कि इसके और दूरी के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। और सबसे बड़ा यूनिट्स कौन होता है वो सबसे लास्ट में ही हम लोग देख लेंगे। दूरी की जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो हमारा पारसेक होता है। वो भी हम अभी देखेंगे कि 1 पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है या कितने मीटर होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है छठा। ये तो आपको पता ही होगा, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। तो दूरी का जो अन्य मात्रक है वो मिलीमीटर भी होता है, और 1 mm बराबर 10⁻³ मीटर होता है। सातवां देखते हैं इसी में। सातवां है हमारा सेंटीमीटर। सातवां जो हमारा अन्य है वो है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻, देखिए वे घटते हुए क्रम में है, तो 10⁻⁻² मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर जो अन्य मात्रक दूरी का होता है वो किलोमीटर भी होता है, और 1 किलोमीटर बराबर 1 km बराबर 10⁻³ मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। इसी प्रकार हम बढ़ते हुए क्रम में इसके और मात्रक देख लेते हैं। किलोमीटर के बाद हमारा जो है वो खगोलीय मात्रक है। अगर आपसे पूछा जाए कि खगोलीय मात्रक किसका मात्रक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि खगोलीय मात्रक जो है वो दूरी का मात्रक है। तो इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल, देखिए इसको AU भी कहते हैं, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये होता है 1.1
1.96 इंटू 10⁻11 मीटर। देखिए खगोलीय मात्रक ये दूरी का मात्रक है, इसको हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सॉरी, यहाँ पे मैंने 96 लिखा था, तो यहाँ पे होगा, डेटा आप लोग सही कर लीजिएगा, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हम अपना 2 पॉइंट और बचा हुआ है। तो खगोलीय मात्रक के बारे में भी हमने देख लिया, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल शॉर्ट में बोलते हैं 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हमारा जो है नेक्स्ट उसको भी देख लेते हैं, दूरी के मात्रक में 2 पॉइंट और बचे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। 10वां प्रकाश वर्ष। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वो दूरी का मात्रक है। इसको हम लोग लाइट ईयर भी कहते हैं। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष जो है वो हमारा डिस्टेंस या दूरी का मात्रक होता है। और 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। हमारा जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है पारसेक। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है, तो वो आपका पारसेक है। या आपसे अन्य क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए कि पारसेक किसकी इकाई है या किसका मात्रक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है। तो 1 पारसेक अब कितने लाइट ईयर के बराबर में होता है ये भी देख लेते हैं। तो 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो जो हमारा 1 पारसेक होता है वो होता है 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर हम बोले प्रकाश वर्ष के रूप में, अगर कि ये प्रकाश वर्ष का कितना गुना होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए इसके 2 डेटा हमको मिले, यहाँ पे 2 डेटा मिले कि 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। उसके बाद अथवा 3.26 प्रकाश वर्ष। इसका मतलब कि जो पारसेक है वो प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना अधिक है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब निकलता है कि जो हमारा पारसेक है वो प्रकाश वर्ष के 3.26 गुने के बराबर है या होता है। तो ये था थोड़ा सा डेटा आपके बीच में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लेंगे, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पूछा जाता है आपसे कि पारसेक किसका इकाई है या दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें आपको यही चूज करना है कि दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो हमारा पारसेक होता है। और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसका मतलब है कि 1 पारसेक 3.26 गुना है प्रकाश वर्ष के। दूरी हमारा यहाँ पे इसी पॉइंट के साथ में खत्म होता है। दूरी के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। तो दूरी के बाद जो हमारा नेक्स्ट और दूसरा पॉइंट है वो है हमारा हाँ, ये जो हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन में। अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए आपको सर्कुलर मीन्स होता है वृत्ताकार, अगर पथ पे आपको दूरी निकालना हो तो उसको आप कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा मैथमेटिकल का भी है, थोड़ा सा गणित का ये पार्ट्स भी होता है, मैथमेटिक्स का ये पार्ट्स होता है, जैसा कि जो कि आपको अखिलेश सर अच्छे से पढ़ाएंगे जब वो मैथमेटिक्स का पार्ट पढ़ाएंगे।
जब आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि जब कोई वृत्ताकार होता है पथ तो उस पर हम दूरी को कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए कोई हमारा वृत्ताकार पथ है। चलिए इसको हेडिंग के रूप में देख लेते हैं कि किसी वृत्ताकार पथ पर तय की गई, या पॉइंट के रूप में या हेडिंग के रूप में इसको देख सकते हैं कि अगर कोई वृत्ताकार पथ है और उस पर कोई दूरी तय की जाती है तो वो कितना होगा। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक वृत्ताकार पथ है जिसका सेंटर ये O है। अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो माना कि इसका जो रेडियस है वो O और A है। अगर कोई वस्तु इस वृत्ताकार पथ पर एक राउंड लगाता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितना होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि जब कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता है और अपने एक पूरे चक्कर को लगाता है तो ये जो दूरी होती है इसके परिधि के बराबर होती है। इसकी जो दूरी होगी, इसके द्वारा जो एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी वो इसके परिधि के बराबर में होगी। और इसके परिधि का फॉर्मूला आपको भी पता होगा, इसके जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो एक वस्तु के द्वारा यहाँ से लेके यहाँ तक की तय की गई जो दूरी होगी वो 2πr होगी। इसी प्रकार अगर वस्तु के द्वारा n चक्कर, एक चक्कर, इसी प्रकार 2 चक्कर, तो वो जितने चक्कर लगाएगा वो 2πr के साथ हम जब उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे तो उस वस्तु के द्वारा वृत्ताकार पथ पे तय की गई दूरी निकल जाएगी। तो आइए देखते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। यह हमारा वृत्ताकार पथ है, माना एक चक्कर में तय की गई। अभी मैंने बताया आपको कि अगर कोई वस्तु है, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ से वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए और फिर से अपने पॉइंट पर आ जाती है तो उसके जो द्वारा तय की गई दूरी होगी वो उसके परिधि के बराबर होगी। तो इसकी जो परिधि होगी वो 2πr होगी। अगर हमें रेडियस पता हो तो हमको रेडियस पता हो और वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक राउंड पूरा कर ले तो हम ये बता सकते हैं कि वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी उसके परिधि के बराबर में होगी। उसके रेडियस के साथ अगर हम 2π का गुणा कर देंगे तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमें मालूम पड़ जाएगी। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इसीलिए अगर वो n चक्कर लगाता है तो n चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी, इसलिए n चक्करों में तय की गई दूरी बराबर n। अगर n के साथ हम 2πr का गुणा कर देंगे तो उसके द्वारा n चक्करों में की तय की गई दूरी की पता चल जाएगी। उसके द्वारा जो n चक्कर में तय किया गया दूरी है वो हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जब हम n चक्कर का 2πr के साथ गुणा कर देंगे तो n चक्करों में तय की गई दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा विस्थापन। अभी तक हमने दूरी में हमने देखा कि उसके मात्रक कौन कौन से हैं। उसके बाद में हमने देखा कि अगर कोई वस्तु है, अगर वो वृत्ताकार पथ पे अगर वो दूरी तय करता है तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो कितनी होगी, इसको भी हमने उसको भली बातें देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा विस्थापन रहने वाला है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं और दूसरा पॉइंट डालते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन की अगर हम बात करें तो किसी, जैसे मैंने आपको दूरी में बताया कि किसी पथ की जो वास्तविक लंबाई होती है वो दूरी होती है, लेकिन जो हमारा विस्थापन होता है
किसी पथ की जो न्यूनतम लंबाई होती है वो उसका विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन इसी के लिए, आपका जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और साथ में शून्य भी हो सकता है। अभी हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि वो धनात्मक कब होगी, ऋणात्मक कब होगी और शून्य कब होगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं। और साथ में ये भी देखते चलते हैं कि जो हमारा विस्थापन होता है वो हमारा सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी पता होता है कि हमारा दिशा क्या है। जब चलिए देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखते चलते हैं और फिर हम आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट अच्छे से दर्शाएंगे, दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, किसी पथ के, पथ मतलब होता है रास्ता, किसी पथ के न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। देखिए अब हम दूरी में और विस्थापन में आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे राम है, राम, अगर मैं राम की बात करूं, मान लीजिए पॉइंट ए है, राम यहाँ से पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है, पूर्व की ओर वो 5 मीटर चलता है। फिर उसके बाद पूर्व से वो अपने बाएं हाथ, पूर्व से वो यहाँ पे देखिए, राम ए पॉइंट से पूर्व की ओर 5 मीटर चलता है। जब वो 5 मीटर पहुंच जाता है तो यहाँ से वो अपने बाएं हाथ और उत्तर की ओर वो मान लीजिए 10 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 10 मीटर चलता है। तो उसके द्वारा जो अभी तक की दूरी है, मान लीजिए, चलिए इसको सीधा सीधा रखते हैं, ये 3 मीटर रखते हैं, ये हम रखते हैं 4 मीटर। मान लीजिए राम ए पॉइंट से चलता है और पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है, फिर वहां से वो बाएं ओर मुड़ता है और उत्तर की ओर और 4 मीटर जाता है। अगर हम इसके दूरी की मैं बात करूं तो मैंने आपको दूरी का परिभाषा ये बताया कि पथ का जो वास्तविक लंबाई होता है वो दूरी कहलाता है। तो राम द्वारा अगर जो चली गई दूरी की मैं बात करूं तो राम अगर दूरी अगर राम यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो वो टोटल 7 किलोमीटर चला। तो जो दूरी चला वो 3 + 4 मीटर चला। इसका मतलब वो 7 मीटर चला। अगर मैं राम की बात करूं तो राम अगर दूरी के सापेक्ष में देखूं, दूरी के रिलेटिव्स में अगर मैं देखूं तो राम जो है वो 7 मीटर दूरी कवर किया। लेकिन अगर मैं विस्थापन की परिभाषा के अनुसार बात करूं तो जो पथ की, अगर मैं राम यहाँ से गया और यहाँ पे पहुंचा तो जो पथ की जो न्यूनतम लंबाई होगी, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, उस पथ की जो न्यूनतम लंबाई होगी वही विस्थापन होगा। तो अगर इस पथ की जो न्यूनतम लंबाई होगी, राम को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था, और राम यहाँ पे पहुँचा। अगर मैं इसके न्यूनतम लंबाई की मैं बात करूँ तो राम 7 मीटर न चल के अगर 5 मीटर, कितना, अगर मैं इसकी मैं बात करूँ तो जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो निकलेगा 3² + 4² 9 + 16 रूट के अंदर इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 5। तो देखिए जो हमारा विस्थापन की जो वैल्यू आया वो आई हमारी 5 मीटर। और वहीं पे अगर आप देखेंगे कि जो दूरी की वैल्यू आई वो आई हमारी 7 मीटर। तो हमारा जो दूरी और विस्थापन का जो मेन अंतर है ये आपके सामने है। दूरी का मतलब होता है कि पथ का जो वास्तविक लंबाई है वो हमारा दूरी कहलाता है। और इस पथ का, आप लोग फिर से देखिए, इस पथ का जो सबसे न्यूनतम लंबाई होता है वो हमारा विस्थापन कहलाता है। तो इस पथ का जो न्यूनतम लंबाई है वो हमारा 5 मीटर है। अगर राम यहाँ से यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में चले तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर में ही पहुँच जाएगा, उसको 7 मीटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो हमारा विस्थापन होगा वो हमारा 5 मीटर होगा और जो दूरी होगी वो हमारी 7 मीटर होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी
साथी के अंदर अगर दूरी और विस्थापन को लेके कंफ्यूजन होगा तो आज ही और यहीं पे समाप्त कर ले। दूरी और विस्थापन में यही अंतर होता है। जब दूरी देखेंगे तो वहीं पे 7 मीटर आया है, अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो वहीं पे ये 5 मीटर आया है। और दूरी की मैं बात करूं, अगर मान लीजिए मैंने बोला था कि दूरी जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, वो क्यों होता है इस पॉइंट को भी आप देख लीजिए। मान लीजिए राम यहाँ पे चला, राम यहाँ से चला यहाँ पहुंचा, यहाँ से चला यहाँ से चला यहाँ पहुंचा, और यहीं से चलने के बाद राम फिर से वापस ए पॉइंट पे चला आता है। राम फिर से चलने पे यही ए पॉइंट पे चला आता है। अगर हम वास्तविक दूरी की मैं बात करूं तो राम चला 3 मीटर प्लस 4 मीटर और 5 मीटर। अगर इन तीनों को सम करें तो 5 4 9 3 12 राम जो दूरी कवर किया, अगर इसकी मैं पूरी बात करूं इस पॉइंट से चलने के बाद इस पॉइंट पे आने के बाद, तो राम जो चला वो टोटल 12 मीटर दूरी कवर किया। अगर मैं यहीं पे विस्थापन की मैं बात करूं कि राम यहीं से स्टार्ट किया और फिर राम यहाँ गया यहाँ गया यहाँ पे आ गया, तो इस पथ का जो न्यूनतम वैल्यू आया वो आया हमारा 0। इसीलिए जो दूरी होता है वो हमारा होता है धनात्मक, और जो हमारा विस्थापन होता है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये इस कंडीशन में शून्य हो गया। और निगेटिव कब होगा, जब हमारा राम इस दिशा के जब ये विपरीत में चलता तो हमारी यही वैल्यू ऋणात्मक आती। तो हमें उम्मीद है कि आप विस्थापन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं इसी को पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो किसी पथ के न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन जो है वो हमारा सदिश राशि है। सदिश राशि के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विस्थापन में, देखिए विस्थापन का जो मान है वो कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। ये दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन ये दूरी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि क्या विस्थापन दूरी से कभी बड़ा हो सकता है। आपको ऑप्शन में देगा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ नोट करना चाहिए और आज से ही इस बात को दिमाग में याद कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा कि विस्थापन की जो वैल्यू होगी वो कभी भी दूरी से बड़ी नहीं हो सकती। इस पॉइंट को आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। विस्थापन का मान, विस्थापन का मान दूरी से बड़ी नहीं हो सकता। देखिए अगर हम विस्थापन की मैं बात करूं तो इसको हम लिख दे रहे हैं आपको रेड पेन में। विस्थापन या तो दूरी के बराबर में होगा, या तो ये दूरी के बराबर में होगा, या तो ये हमेशा दूरी से छोटा होगा। तो विस्थापन, इसको आप ऐसे भी इस लाइन को न लिख के ये भी लिख देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि विस्थापन जो है वो दूरी के या तो बराबर में हो सकता है या तो हमेशा छोटा हो सकता है, लेकिन ये कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता है। हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मैंने अभी बताया भी कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने बताया कि विस्थापन का मान, जैसे कि दूरी का मान जो होता है सदैव और सदैव धनात्मक होता है, उसी प्रकार जो हमारा विस्थापन होता है उसका जो मान होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। तो
विस्थापन का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया कि वो धनात्मक तो था ही पहला जो एग्जाम्पल, उसके बाद जब मैंने ए को ए ही पॉइंट पे वापस ले आया तो वो जीरो भी हो गया। जब हम ए को उल्टे डायरेक्शन में ले जाते पहले की चलने के अनुसार तो वो ऋणात्मक हो जाता। तो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विस्थापन का मान क्या क्या हो सकता है। तो विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य, तीनों हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसी में विस्थापन के अंदर ही देखिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल को समझाया उसी को हम पॉइंट के रूप में लिख दे रहे हैं ताकि वो चीजें आपको याद रहे। विस्थापन पॉजिटिव कब होगा, विस्थापन निगेटिव कब होगा और विस्थापन शून्य कब होगा, और इसी को पॉइंट के रूप में लिख देते हैं। विस्थापन पॉजिटिव कब होगा, जब वो दूरी की दिशा में गमन करेगा। जब कोई वस्तु दूरी की दिशा में चलेगी, दूरी की दिशा में चलेगी तो वो उसकी वह जो वैल्यू होगी वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो हम इसी को लिख दे रहे हैं, दूरी की दिशा में गमन। जब कोई वस्तु दूरी की दिशा में गमन करेगा तो जो विस्थापन की वैल्यू आएगी वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगी। और हम देखेंगे कि विस्थापन निगेटिव कब होगा। तो निगेटिव कब होगा, जब वस्तु दिशा के बिल्कुल विपरीत में गमन करेगी, तब उसकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। जब वस्तु दूरी की विपरीत दिशा में गमन करेगी। तो जब वस्तु दूरी के विपरीत दिशा में गमन करेगी, जैसे कोई वस्तु ए जा रही थी फिर उसकी विपरीत दिशा, मान लीजिए पहले पूरब जा रही थी फिर उस पश्चिम की ओर चलने लगेगी, तो जब ऐसी स्थिति होगी तब हमारा जो विस्थापन होगा वो निगेटिव होगा। अब हम देखेंगे इसी में कि विस्थापन हमारा शून्य कब होगा। तो विस्थापन हमारा शून्य कब होगा, तो ये भी मैंने बता दिया, जब वस्तु जहां से चलेगी और फिर उसी पॉइंट पे आके मिल जाएगी, वहां पे विस्थापन का जो मान होगा वो हमेशा और हमेशा शून्य होगा। जब वस्तु जहां से चलेगी और पुनः उसी स्थिति पर आ जाएगी। जब कोई वस्तु जहां से चलेगी और उसी पॉइंट पर आकर मिल जाएगी, वहां पे विस्थापन का मान हमेशा शून्य होगा। तो विस्थापन जो हमारा था वो खत्म हो गया। अब विस्थापन के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोशन में, वो है हमारा वेग। वेग वेग को देख लेते हैं। वेग, तो वेग की मैं बात करूं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये इसका फार्मूला है। अगर हम समय को 1 सेकेंड कर दें, तो जब हमारा वेग होगा वो बिल्कुल विस्थापन के बराबर होगा। तो हम इसको परिभाषा के रूप में कह भी सकते हैं कि एकांक समय में विस्थापन को ही वेग कहते हैं। एकांक समय में किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। जब अगर मान लीजिए यदि मैंने समय को 1 सेकेंड कर दिया और हमको परिभाषा लिखना हो
देखिए जब हम 1 सेकंड कर देंगे तो वेग जो होगा हमारा विस्थापन के बराबर हो जाएगा, और हमारा जो डिफिनीशन बन जाएगा, परिभाषा बन जाएगा, उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एकांक समय में किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। तो इसी पॉइंट को लिखना है वेग के बारे में। तो आइए लिख लेते हैं, यदि समय बराबर 1 सेकंड करते हैं तो क्या होगा कि वेग जो है वो विस्थापन के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। जब हम समय को 1 सेकंड रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वेग जो होगा वो विस्थापन के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, अतः एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए, अतः एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। जब हम समय बराबर 1 सेकंड रख देते हैं तो जो हमारा वेग है वो विस्थापन के बराबर हो जाता है। तो हम अपने परिभाषा के रूप में लिखते हैं, अतः एकांक समय, 1 सेकंड समय में किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। वेग जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बात भी बताइए कि जो हमारा वेग है वो सदिश होगा कि अदिश होगा। देखिए वेग जो है हमारा वो सदिश होगा, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट के साथ साथ हमको इसका दिशा भी पता होता है, क्योंकि यहाँ पे साथ में विस्थापन भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यह एक सदिश राशि है। तो लिखते हैं इसी पॉइंट को, वेग सदिश राशि है। वेग जो है वो सदिश राशि है। ऐसे ही पॉइंट के बारे में, अगला पॉइंट के बारे में लिखेंगे। वेग के बारे में आप इसका मात्रक भी बता सकते हैं कि विस्थापन का जो होता है मात्रक, मैंने आपको बताया कि वो मीटर होता है, और जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो आप भी बताइए कि जो वेग का मात्रक होगा वो क्या निकल के आएगा। तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा। वेग का मात्रक, देखिए विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया और समय का मात्रक सेकेंड हो गया, तो मीटर पर सेकेंड। तो जो इसका मात्रक निकल के आएगा, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको भी पता होगा। देखिए अब इसमें विस्थापन दिया हुआ है, हमको ये भी पता है कि विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और साथ में शून्य, तीनों भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। इसीलिए जो हमारा वेग है उसका भी मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ मेंशन कर लेंगे। वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। तो हमें तो लग रहा है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको विस्थापन के बारे में अच्छे से बता दिया था कि वो धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा। अगर विस्थापन आपका ये तीनों कंडीशन ले सकता है तो आपका जो वेग है वो विस्थापन से संबंधित है। इसलिए जो वेग का मान होगा वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसी के साथ आपका वेग भी समाप्त हुआ। वेग के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। वेग के बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है चाल। ध्यान दीजिएगा, मैंने फिजिक्स वाला चाल लिखा है, मानव जाति वाली चाल नहीं, कैरेक्टर वाली चाल मैंने नहीं लिखा हुआ है। आप लोग इसको टेक्निकल टर्म से समझते चलिएगा। ये है चाल। चाल बराबर, आपको भी पता होगा,
चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसमें भी वही मैथड लगेगा कि जब हम समय को 1 सेकंड करेंगे, जब समय को 1 सेकंड करेंगे तो जो चाल होगा वो हमारी दूरी के बराबर हो जाएगी। तो हमको जो परिभाषा है वो लिखना आसान हो जाएगा। तो चाल बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि इसी के नीचे लिख दे रहे हैं, यदि समय बराबर 1 सेकंड हो, यदि जब हम समय की जगह पे 1 सेकंड रखेंगे तो चाल बराबर दूरी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ये हम लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में या एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं, एरो लगाकर। अतः एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। और हाँ, आपको एक बात और बतानी है, आप न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल मत परेशान होइएगा, क्योंकि इस चीज का मैं गारंटी लेता हूं कि आपसे एक भी न्यूमेरिकल कभी भी यूपीटीपीएससी इन सब पे पूछेगा। आप इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चित रहिएगा। आपको जो है थ्योरी में जो मेन इंपॉर्टेंट सारी पॉइंट्स को आपका कवर कराया जा रहा है। आपका एक भी पॉइंट नहीं छूट रहा, और गारंटी लेते हैं कि फिजिक्स में इससे आपका एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं आएगा, एक भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं, और एक भी पॉइंट इससे बाहर भी नहीं जाएगा। ये भी गारंटी है मेरी यूपीटीपीएससी को लेकर। आप बिल्कुल न्यूमेरिकल के पीछे बिल्कुल मत परेशान होइएगा। अगर हमको लगेगा कि आपके लिए ऐसा है कि आप लोग कमेंट के थ्रू हमको बता दीजिएगा कि आपको इसका न्यूमेरिकल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो हम एक सेशन और ले लेंगे लास्ट में न्यूमेरिकल के रूप में, उसमें हम आपको बता देंगे। लेकिन हम आपको फिर से अवगत कराना चाहते हैं कि आपके लिए न्यूमेरिकल 1% जिसे बोलते हैं 1% इंपॉर्टेंट नहीं है। हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, न ही कभी पूछा गया है न्यूमेरिकल पॉइंट। तो चलिए हम दूरी चाल में और भी नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। देखिए, जब दूरी हमारी एक अदिश राशि है तो चाल भी हमारी क्या होगी? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट तो पता है लेकिन ये किस डायरेक्शन में चल रहा है ये नहीं पता है। तो हमको चाल अदिश रास होती देखिए, चाल जो है वो अदिश रास होती है। देखिए, दूरी के बारे में हमने बताया था कि ये हमेशा और हमेशा धनात्मक होता है। इस पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं, कि चाल हमारा क्या रहने वाला है। जो चाल की वैल्यू होगी वो धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगी। आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आइए इस पॉइंट को भी लिख दें, आप भी बताइएगा। तो जो चाल का मान है, जब दूरी हमारा सदैव और सदैव धनात्मक होता है तो जो चाल है वो हमारा सदैव पॉजिटिव होता है। जो चाल है, चाल का मान सदैव धनात्मक होता है। सीधी सी बात है, जब हमारी दूरी हमेशा धनात्मक होती है तो सीधी सी बात है कि जो चाल का मान होगा वो भी सदैव और सदैव धनात्मक ही आएगा। तो धनात्मक होता है। चाल में हमने लग रहा है कि बहुत पॉइंट मैंने बता दिया। आइए इसका मात्रक भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक मात्रक नहीं बताया है। तो आइए इसके मात्रक भी देख लेते हैं। ये हमारा चाल का लास्ट पॉइंट है। तो चाल का मात्रक भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। चाल का मात्रक देखिए,
चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो जो चाल का मात्रक आएगा, चाल का जो मात्रक आएगा वो भी मीटर पर सेकेंड ही आएगा, जो कि हमारा वेग का जो हमारा मात्रक है वही हमारा चाल का भी होता है। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। तो चाल में जितने भी पॉइंट थे मैंने आपके सामने कवर करा दिए और थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और बचा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं त्वरण वगैरह के बारे में। पहले चाल के प्रकार देख लेंगे, फिर तब त्वरण के बारे में चलेंगे। चाल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चाल है तो चाल के मात्रक के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम देखेंगे कि चाल के प्रकार कितने होते हैं। चाल के प्रकार देखिए, चाल के कुल 4 प्रकार होते हैं। चाल के कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है समान चाल। पहला होता है एक समान चाल या समान चाल, समान चाल या एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा होता है असमान चाल। दूसरा होता है असमान चाल। तीसरा होता है औसत चाल। औसत चाल। और चौथा होता है तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल। देखिए इन चारों चालों में आपके लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो होता है औसत चाल, क्योंकि औसत चाल का कभी कभी आपसे फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो हम सीधे इन चारों में हम सीधे आपसे औसत चाल के बारे में देखते हैं। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक समान चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है, फिर देखेंगे औसत चाल, फिर देखेंगे तत्कालिक चाल। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा कि एक समान चाल मतलब उसकी चाल कहीं भी परिवर्तन नहीं हो रही है समय के अकॉर्डिंग। जैसे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय के अकॉर्डिंग इसका जो दूरी मतलब जो चाल है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल एक समान है। तो इसको ही इसी के आगे थोड़ा सा पॉइंट के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। समान समय में समान दूरी। समान समय में समान दूरी। समान दूरी आप लोग समझने की कोशिश करिए। जैसे एक समय में मान लीजिए वो 5 मीटर गया, फिर वो दूसरे समय में 5 मीटर गया, फिर तीसरे समय में वो 5 मीटर गया। इसी प्रकार वो जितने भी समय जा रहा है उसमें वो समान दूरी चल रहा है, इसीलिए उसको एक समान चाल बोलते हैं, या कह सकते हैं समान समय में समान दूरी वो तय कर रहा है। दूसरा असमान चाल। भैया समान समय है, जैसे मान लीजिए कि एक समय में मान लीजिए 1 सेकेंड में वो 4 मीटर गया, फिर वो दूसरे 1 सेकेंड में वो देख रहे हैं 3 मीटर ही गया, फिर वो देख रहे हैं कि तीसरे 1 सेकेंड में तीसरे 1 सेकेंड में देख रहे हैं कि वो 6 मीटर गया। तो उसका जो समान समय में, अगर एक ही समान समय की मैं बात करूं तो उसका जो चाल है वो अलग अलग दूरी को तय कर रहा है, वो अलग अलग दूरी को तय कर रहा है। तो इसे ही असमान चाल कहेंगे। यहाँ लिखेंगे समान समय में असमान दूरी। समान समय में असमान दूरी। हम तीसरी बात करेंगे औसत चाल। औसत चाल यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग डालेंगे कि औसत चाल क्या होता है, फिर इसको लिखेंगे अपने तीसरे के बारे में। इसके बारे में थोड़ा फार्मूला देखेंगे, क्योंकि औसत चाल का फार्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ। तो हमारा जो चाल के प्रकार में ही औसत चाल है उसको भी देख ले कि औसत चाल कहते किसे हैं। औसत चाल। औसत चाल को U बार से प्रदर्शित करते हैं। U बार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए औसत चाल को U बार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसी प्रकार औसत चाल बराबर होता है
कुल दूरी बटे कुल समय। अंतर सिर्फ आप समझने की कोशिश करिए, ये चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर हम वहीं पे बात करेंगे अलग अलग चालों का अगर औसत चाल लेना होगा, अलग अलग चालों का अगर औसत चाल लेना होगा तो उसका जो फार्मूला होगा कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब कुल समय को ले लेंगे और साथ में कुल दूरी को ले लेंगे, तो कुल दूरी को अगर कुल समय से डिवाइड कर देंगे तो हमको औसत चाल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इसी फार्मूला में लिख लेते हैं कि औसत चाल बराबर, इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तात्कालिक चाल। तो औसत चाल हमारा इसी के साथ कंप्लीट हुआ, तो हम तात्कालिक चाल को देख लेते हैं कि तात्कालिक चाल है क्या। तो तात्कालिक इंस्टैंटेनियस चाल। इंस्टैंटेनियस चाल जब किसी वस्तु की चाल बिल्कुल उसी क्षण पे मानी जाती है, उसी को हम लोग तत्कालिक चाल भी कहते हैं। जब किसी वस्तु की चाल उसी क्षण, मतलब क्षण मतलब होता है एक टाइम पीरियड, उसी जैसे कि एक टाइम पीरियड आप लिख लीजिए कि बिल्कुल उस जो अगर हमको किसी क्षण पे उस वस्तु की चाल निकालनी हो, उसी को हम लोग तात्कालिक चाल कहते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए 1 से 20 मुझे पता है, मान लीजिए 20 सेकेंड का, मुझे पूरे 20 सेकेंड का चाल मुझे पता है, लेकिन अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि उस 14वें सेकेंड पे उसकी चाल क्या रही होगी, उस 14वें सेकंड पे उसकी चाल क्या रही होगी, तो इसको निकालने के लिए हमको तात्कालिक चाल पता होना चाहिए। तो तात्कालिक चाल के बारे में पता होना चाहिए। तो होता है तात्कालिक चाल का जो परिभाषा होता है, बिल्कुल उसी क्षण पे, मान लीजिए आप किसी भी क्षण पे उस चाल को निकालना चाहते हैं तो उसे तात्कालिक चाल कहते हैं। तो उस इंस्टैंटेनियस टाइम पे जो उस समय की चाल रही होगी उसी को तात्कालिक चाल कहते हैं। तो आइए देखते हैं तात्कालिक चाल। जब किसी वस्तु की चाल उसी क्षण मानी जाती है, क्षण मतलब आप समझ लीजिएगा टाइम पीरियड, जस्ट अ टाइम पीरियड, उसी क्षण मानी जाती है। जब किसी वस्तु की चाल उसी क्षण मानी जाती है तो उसे तात्कालिक चाल कहते हैं। तब उसे तात्कालिक चाल कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा त्वरण। अब हम जल्दी खत्म करेंगे इस चैप्टर को। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चाल तो कंप्लीट हो गया, तो चाल के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा त्वरण। त्वरण मीन्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन त्वरण। तो एक्सीलरेशन की अगर मैं फार्मूला की मैं बात करूं तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग में जो परिवर्तन हुआ उस क्षण में उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। त्वरण का परिभाषा लिखें। त्वरण सबसे पहले तो त्वरण को इससे डिनोट किया जाता है, जब एक्सीलरेशन से स्टार्ट है जिसका मतलब स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। तो त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे इसको पॉइंट टू पॉइंट त्वरण के बारे में लिखते चलेंगे। दूसरा पॉइंट, अभी मैंने बताया कि A बराबर V/T होता है, इसका मतलब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो आइए लिख लेते हैं। त्वरण मीन्स A बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। इसको आप लोग, इस फॉर्मूला को बिल्कुल आप लोग याद कीजिएगा।
वैसे आप लोग को याद ही होगा, हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं आपसे, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि ए बराबर त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, और वो कभी इसको ऊपर कर देंगे, कभी इसको नीचे कर देंगे। कंपटीशन है। कभी कभी क्या होता है कि हमसे सरल सरल क्वेश्चन, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो कभी कभी हमसे एक सीधा साधा एक सरल क्वेश्चन हमसे गलती हो जाता है हम लोगों से। तो इस चीज़ की गलती हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग करिए, और हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि आप लोग ऐसी गलतियाँ करेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी सुनिए और पकड़िए, और उस चीज़ पे फोकस करिए। कोई भी चीज़ हल्का नहीं है आपके लिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके बीच में, 20-25 लाख लड़कों के बीच में आप फाइट करेंगे, और उसके बाद आपको जब कोई अन्य एग्जाम कराएगा तो उसमें आपका मेरिट बनेगा, उस मेरिट के हिसाब से आपका चयन होगा अन्य एग्जाम के लिए, फिर जाके आप उस एग्जाम में बैठ पाएंगे। जैसे लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, आने वाली कोई भी UP SSC का एग्जाम हुआ, जैसे अभी हाल ही में 2 एग्जाम हुए पेट पे, एक सप्लाई इंस्पेक्टर का हुआ, दूसरा आपका हुआ जैसे लेखपाल का। सप्लाई इंस्पेक्टर का तो आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया था, फिलहाल उसका तो कट ऑफ ठीक ठाक ही था लेखपाल के एग्जाम के लिए। इसीलिए मेरी कोशिश है कि आपका जो स्कोर हो वो कम से कम 85+ हो, ताकि आप वो हर एक एग्जाम में बैठ सके जो UP SSC के द्वारा कराया जाए। इसीलिए आपके लिए कोई भी पॉइंट छोटा नहीं है, आप हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान दे के जाएंगे, किसी भी पॉइंट को मत छोड़िएगा, आप बिल्कुल ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करिएगा। चलिए, तो त्वरण में यहाँ तक हमने लिखा कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। थोड़ा सा इसके मात्रक के बारे में भी देख लिया जाए। अच्छा, ये बताइए त्वरण सदिश राशि है कि अदिश राशि? तो लिख देते हैं कि त्वरण सदिश राशि। देखिए, हम सदिश और अदिश के बारे में इतनी बार बोल दिए हैं कि आप लोग को भी पता चल गया होगा कि सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। तो त्वरण जो है वो सदिश राशि है। त्वरण की अगर मैं मात्रक की बात करूं, देखिए, हमें ये चीज़ लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो सदिश है, जो सदिश राशि होती है, अब त्वरण में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, लिख ही देते हैं। त्वरण में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, सीधी सी बात है, इसीलिए वो सदिश राशि है। चलिए, इसके मात्रक के बारे में लिख दिया जाए। तो त्वरण का मात्रक, देखिए आपको कुछ निकालना सिखा दे रहे हैं, जैसे कि A बराबर V/T। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि V बराबर जो होता है वो S/T होता है, मैंने आपको बताया था। तो V बराबर S/T डिवाइडेड बाई T, ये T यहाँ पे चला जाएगा तो हो जाएगा S/T²। S हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर यूनिट की मैं बात करूँ, इसका जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। अगर मैं टाइम की यूनिट की बात करूँ, तो जो टाइम का यूनिट आएगा वो सेकेंड आएगा। तो जो इसका मात्रक होगा, इसको आप लोग बिल्कुल इसी में एक टप्पे के रूप में समझ लीजिएगा। तो त्वरण का जो मात्रक आएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। त्वरण का जो मात्रक आएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इसके बाद त्वरण का मात्रक भी हमने देख लिया। इसके बाद देखते हैं इसी त्वरण हल्का सा एक पॉइंट और है। देखिए, अब अगर इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें, तो इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि वेग का परिवर्तन हो रहा है। वेग का है जो है वो चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो सीधी सी बात है कि जो वेग, जो हमारा एक्सीलरेशन का जो वैल्यू आएगा, त्वरण का जो मान आएगा, वो धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, और शून्य भी आ सकता है। इन तीनों में कोई आ सकता है। तो आइए इस पॉइंट को देख लेते हैं और लिख लेते हैं इस पॉइंट को। बाकी तो हमने बता दिया, जब वेग का परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, त्वरण का मान धनात्मक, ऋणात्मक
एवं शून्य तीनों हो सकता है। देखिए अगर इसको फार्मूला के रूप में देखें, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। अगर हम इसको फार्मूला के रूप में देखें तो आप यहीं से देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू आपस में चेंज होगी वैसे ये धनात्मक, ये ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। तो जहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको इंडिकेशन कि जहाँ आपको पता ही होगा ये हमारा एक्सेलरेशन है, टी हमारा समय है, टाइम है, और हमारा जो वी है वो अंतिम वेग है, जो यू है वो हमारा प्रारंभिक वेग है। तो इसके बारे में लिखना है। तो वी बराबर अंतिम वेग, यू बराबर प्रारंभिक वेग। अगर हम टी की बात करें समय, ठीक, तो इसी के साथ हमारा त्वरण समाप्त होता है। त्वरण के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो हमारा जो चल रहा है मोशन इन, अभी तो देखिए मोशन में हमारा अभी तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा गति का समीकरण। तो गति के आपके 3 समीकरण हैं। आपसे बिल्कुल इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा गति का समीकरण सही है, इसका शुद्ध रूप कौन सा है। जैसे पहला है हमारा v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बस इसी को कोई एक वाला उठा के दे दिया गया, जैसे मान लीजिए v बराबर यू प्लस ए टी। तो इसी का शुद्ध रूप अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित चारों में से कौन सा शुद्ध, किस सूत्र का शुद्ध रूप है, तो आपको आगे पीछे दाएं बाएं घुमा के दे दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल मत परेशान होइएगा, बस गति के समीकरण के तीनों रूपों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। और आप लोग इस चीज़ को एक बार पढ़ चुके होंगे साइंस में, तो जल्दी ही आपको याद हो जाएगा। तो आइए गति के समीकरण के साथ शुरुआत करते हैं। और ये हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लास्ट पॉइंट है। तो गति का समीकरण, इसके बाद हमको इसी मोशन में पढ़ना है मोशन इन वर्टिकल लाइन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में देखते हैं इसके 3 समीकरण। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इसके 3 समीकरण हैं, इसके तीनों समीकरण को हम लोग लिख देंगे। उसके बाद इसके एक एक समीकरण को लिखते जाएंगे और आप लोग साथ ही में हमारे एक एक समीकरण को याद करते जाएंगे। तो फर्स्ट समीकरण है आपका, फर्स्ट जो समीकरण है आपका v बराबर u प्लस टी, दूसरा है आपका s बराबर क्यू टी, क्यू अलग अलग लिख दें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट है आपका v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जिसमें कि आपको पता ही होगा ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये आपका एक्सीलरेशन त्वरण, और ये t मतलब समय। इसी बारे में आपको सबको पता है। तो चलिए गति के 3 समीकरण होते हैं। फर्स्ट है आपका v बराबर यू प्लस हाफ यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से हमारे साथ साथ याद करते रहिए। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
इसी में गति के समीकरण में थोड़ा सा एक पॉइंट है, आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु का वेग घटे या वस्तु को रोका जाए, जब किसी वस्तु का जब वेग है या उसका एक्सेलरेशन जब घटे तो उसको हम लोग ए के बजाय उसको माइनस ए से प्रदर्शित करते हैं। वहां पे ए की जगह पे हम लोग माइनस ए लिखते हैं, इसी पॉइंट को लिख देते हैं। जब किसी वस्तु का वेग घटे या वस्तु को रोका जाए तो जो हमारा ए की वैल्यू होगी, जो हमारी ए की वैल्यू होगी उसके जगह पे हमको माइनस ए पुटअप करना पड़ेगा। ये यहीं पे यही पॉइंट बता रहा है कि जब किसी वस्तु का वेग घटे या तो वस्तु को जब रोका जाए तो जो हमारे तीनों इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, तो उसके जगह पे a की जो वैल्यू होगी वो वहाँ पे माइनस ए रखा जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म कर दिए हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले ये सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बता दिया था कि जो आपको मोशन पढ़ना है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, मतलब सरल रेखा में गति पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना था मोशन इन वर्टिकल लाइन में, मतलब मोशन जो आपको पढ़ना था वो ऊर्ध्वाधर दिशा में पढ़ना था। तो हम लोगों ने पहला अपना कंप्लीट कर लिया जो पार्ट्स था इसका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में जो गति था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया गति के समीकरण के साथ ही। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी गति में ऊर्ध्वाधर में गति, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया तो ऊर्ध्वाधर गति में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 या 10 मिनट का सेशन और रहने वाला है। तो इसी के साथ आपका मोशन भी खत्म हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा था अपने उसमें कि हम लोग 8 टॉपिक में कौन से टॉपिक पढ़ने वाले, तो आज मेरा दूसरा टॉपिक रहने वाला है। इसी के साथ आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कल जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा, वीडियो जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी पे, जिसको हम लोग आगे चल के देख लेंगे। तो आज हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं मोशन इन वर्टिकल लाइंस। तो मोशन इन वर्टिकल लाइंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम गुरुत्वीय त्वरण पे बात कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो क्या होता है कि जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में चलते हैं वहां पे हम लोग बात करते हैं त्वरण की। लेकिन जब हम किसी वर्टिकल लाइन की अगर मैं मोशन बात करता हूँ तो वहाँ पर एक त्वरण काम करता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जो कि वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो थोड़ा सा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में काम करती है तो उस पर जो है ग्रेविटी का प्रभाव बहुत कम ही पड़ता है, जिसको आप लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। लेकिन जब हमारी वस्तु वर्टिकल लाइन में मोशन करती है तो उस पर सबसे अधिक प्रभाव जिसका पड़ता है वो हमारा पड़ता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन का। तो इसी पॉइंट को पढ़ने के बाद हम लोग सीधे से गति का समीकरण देखेंगे मोशन इन वर्टिकल लाइन्स में। तो थोड़ा सा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ लें। कि गुरुत्वीय त्वरण है क्या। गुरुत्वीय अभी हमने आपको बताया भी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है। ऐसा त्वरण जब हम मोशन इन वर्टिकल लाइन में हो, जब हमारी वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही हो, तो ऐसा त्वरण जो वस्तु को अपनी ओर खींचे या आकर्षित करे उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसी पॉइंट को हम लिखने जा रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी जिस त्वरण से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस त्वरण से अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए, गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर है। गुरुत्वीय बल होता है कि जब कोई
किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। लेकिन अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करूं तो जब वह गुरुत्वीय बल जिस त्वरण से वस्तु को अपनी ओर, जिस त्वरण को वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस त्वरण से, जिस एक्सेलरेशन से, उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो पृथ्वी जिस त्वरण से वस्तु को अपने और आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए, पृथ्वी जिस त्वरण से वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे पॉइंट के रूप में लिख लेंगे। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आपको पता चल चुका होगा हमारे इतना बताने के बाद कि गुरुत्वीय त्वरण वो त्वरण होता है जिस त्वरण से वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर, जिस त्वरण से वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इस गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखते हैं, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इतना हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में देखा। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग वर्टिकल मोशन। तो हमने जी के बारे में देख लिया, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में देख लिया। तो अब हम बस चलते हैं गुरुत्वीय मोशन इन वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन। अभी तक हमारी वस्तु क्या थी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में गति कर रही थी। लेकिन अब क्या होने जा रहा है कि हमारी जो वस्तु है वो किसी ऊर्ध्वाधर दिशा में, जैसे ये हमारा है, एक सीधी रेखा में गति कर रही है। लेकिन अब हमारी जो वस्तु है वो ऊपर और नीचे की ओर गति करने वाली है इस वाले पॉइंट में। तो अब जो है हमारी वस्तु जो है वो ऊपर और नीचे डायरेक्शन में, या जिसे बोलते हैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करेगी। और वहाँ पे जब वस्तु हमारी ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करेगी तो हमारा जो ए लगता था, जो हमारा त्वरण होता था, अब वो कन्वर्ट होके जी वहाँ पे काम करेगा। क्योंकि जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो वो गुरुत्वीय बल के विरोध में कार्य करेगी। लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो बिल्कुल गुरुत्वीय बल के साथ काम करेगी। वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान प्लस जी हो जाएगा। और जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर मोशन करेगी, गति करेगी, तो वस्तु में जी का मान जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। बस यहीं पे यही चीज देखना है। तो आइए देखते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन मतलब ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर की अगर मैं गति की बात करूं, यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। अभी मैंने आपको बताया कि यह दो प्रकार की होती है। एक बार जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाएगी और एक बार जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। ऐसी इसमें हमको इक्वेशन भी देखना है, गति के समीकरण। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये दो प्रकार की कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है हमारा नीचे की ओर
नीचे की ओर, दूसरा है ऊपर की, नीचे की ओर और ऊपर की ओर। इसका मतलब है जब हमारी वस्तु नीचे की ओर गति करेगी ऊर्ध्वाधर दिशा में, जब हमारी वस्तु नीचे की ओर वर्क करेगी, नीचे की ओर गति करेगी ऊर्ध्वाधर दिशा में, और इसका मतलब है कि जब हमारी वस्तु नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करेगी, तब हमारा गति का समीकरण क्या होगा, हमको यही पढ़ना है। तो जब वस्तु नीचे की ओर, पहला देखते हैं, वस्तु नीचे की ओर जब गति करेगी, तब उस समय हमारा समीकरण क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट समीकरण होगा, जैसे कि पहला जो हमारा समीकरण होता था वो जैसे हमारा होता था v बराबर u प्लस ए टी। तो जब हमारी वस्तु नीचे की ओर जाएगी तो हमारा जो प्लस ग्रेविटेशनल है वो हमारा प्लस हो जाएगा, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, जो हमारा ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो त्वरण के साथ बिल्कुल जुड़ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा वो बनेगा v बराबर u प्लस जी टी। एक जगह पे जी आएगा क्योंकि हमारी जो वस्तु है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में मोशन कर रही है, इसलिए एक जगह पे जी काम करेगा। और प्लस इसलिए आएगा क्योंकि जो वस्तु है हमारी नीचे की ओर गति कर रही है। इसी के साथ दूसरा है, देख लेते हैं। तो यस बराबर हमारा होता है यू टी प्लस हाफ। अब जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे आपको जी रखना है, जी टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हम लोगों ने गति की समीकरण सरल रेखा में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जब वस्तु नीचे की ओर गति करेगी तो वहाँ पे इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। तो हमारा जो रहेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला भी, कि जब वस्तु ऊपर की ओर गति करेगी, ऊपर की ओर गति करेगी, तब उस समय क्या क्या इक्वेशन रहने वाला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, जैसे अब हमारा जब वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो वो ग्रेविटेशनल के जो हमारा गुरुत्वीय बल लगता है उसके विरोध में जा रहा है, तो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होगा वो घटेगा, जो हमारा जी होगा वो माइनस में होगा। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे जी है वहाँ पे ये माइनस जी होगा। तो हम लिख देते हैं v बराबर u माइनस जी टी। दूसरे अगर इक्वेशन की बात करें तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा यस बराबर यू टी प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये गुरुत्वीय बल के विरोध कार्य कर रहा है। यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2g होता था, तो यहाँ 2gh हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, सॉरी एस की जगह पे h आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सेशन मेरा अपने दोस्तों के बीच में फैलाएं और उनको भी बोलिए कि आके हमारे सेशन को देखें, हमारे साथ पढ़ाई करें और अच्छा स्कोर करें। और बस लास्ट में जाते जाते आपसे एक ही बात कहूँगा, धन्यवाद आप सभी को मेरा ये सेशन देखने के लिए। और आप सबको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।